सभी मित्रों को नमस्कार। मैं राजेश सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह श्रृंखला शुरू की गई है खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके घर ऐसे छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं या बैठने वाले हैं। ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और आगे उनको कैरियर की दिशा और दशा निर्धारित करनी है। तो आप खास तौर से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आगे आने वाले दिनों में कैरियर के जितने आयाम और जितने क्षेत्र हैं सबसे संबंधित जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसमें आप सरकारी से लेकर के प्राइवेट के जितने भी कैरियर के ऑप्शंस हैं सारे मैं आपको एक एक करके आप तक पहुंचाऊंगा, जो निश्चित ही आपके जितने जानने और पहचानने वाले लोग हैं, जितने भी आपकी जानकारी में लोग हैं, परिवार समाज के लोग हैं, उन सबको निश्चित तौर से कहीं न कहीं फ़ायदा अवश्य पहुंचाएगा। एक बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है और छोटे शहरों में रहती है, जहां पर उचित गाइडेंस न होने की वजह से आमतौर पर वही पुराने ढर्रे वाले ऑप्शंस उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। मैं आपको इन श्रृंखलाओं में, इन एपिसोड्स में ये बताने की कोशिश करूंगा कि कितने नए नए कैरियर के बहुत सारे आयाम खुले हैं जिन पे आप गौर कर सकते हैं और अपने बच्चे को उसकी रुचि क्षमता के हिसाब से आप इन क्षेत्रों की तरफ उन्मुख कर सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मैं तो ये कहूँगा कि आपके फ़ोन में जितने लोग हैं जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं उन तक ये लिंक या चैनल ज़रूर पहुँचाइए, बड़ी कृपा होगी। क्योंकि अगर आप खुद कुछ नहीं किसी को अगर बता पा रहे हैं इतने विस्तृत तरीके से, तो इस माध्यम के ज़रिए आप उन तक वो सारी सूचनाएं पहुंचा सकते हैं जो हम लोग एक दूसरे से मिल करके समय अभाव की वजह से या जानकारी न होने की वजह से नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इस श्रृंखला का जो मुख्य उद्देश्य है कि इसे जन जन तक पहुंचा देना है, और जो लोग अपने बेटों को, बेटियों को जो आगे उनके करियर के लिए जो भी दिशा निर्देश देना चाहते हैं, इसको देख करके भी उचित गाइडेंस दे सकते हैं और ख़ुद भी समझ सकते हैं कि किस करियर में आगे क्या संभावनाएं हैं। हमारे बेटे बेटियों का भविष्य, हमारे भाइयों का भविष्य इसी बात पर निर्भर है कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से उनको गाइड कर पाते हैं और उन्हें इन प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौतियों के बारे में भी समझा सकते हैं कि कैसे आप उचित तरीके से तैयारी करें, कितना समय आप सोच के रखें, कितना समय आप तैयारी के दें, ताकि इन सारे पहलुओं को देखने के बाद आप पूरी तैयारी के साथ इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हों और सफल हों। हमारे और आपके बीच में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने IAS के बारे में न सुना हो। IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इन्हीं परीक्षाओं से हर वर्ष हजारों लड़के सेलेक्ट होते हैं और जो मेरिट में ऊपर आते हैं उन्हें IAS, IPS या IRS उनकी चॉइस के हिसाब से या उनकी श्रेणी के हिसाब से, उनके मेरिट के हिसाब से प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, आइए इस पर हम आज विशेष चर्चा करें और आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि यह परीक्षा अपने आप में किस स्तर पर कठिन तथा दुरूह है। मित्रों, हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग एक परीक्षा आयोजित करता है और पूरे देश से करीब 11 लाख से 12 लाख लड़के हर वर्ष फॉर्म भरते हैं। अब ये 11 से 12 लाख वो होते हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन आगे कितने उस टॉप तक जाते हैं, उस चोटी तक जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर साल करीब इन 11 लाख में से केवल 1000 लड़के यानी 1000 प्रतियोगी इन परीक्षाओं में फाइनल आखिरी तरीके से रिकमेंड किए जाते हैं, यानी चुने जाते हैं विभिन्न सर्विसेज के लिए। तो सोचिए 11 लाख में से 1000, यह अपने आप में संख्या कितनी कठिन है। तो आइए समझते हैं इसके विभिन्न चरणों को कि आज के दौर में यह चरण कौन से हैं और किन किन स्तरों पर फिल्टरिंग होती है। IAS परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आता है तो उस परीक्षा में जो आमतौर पर जो उम्र होती है वो 21 से 32 साल की होती है। मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए, और साथ ही में कुछ कैटेगरीज के लिए, जैसे अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से संबंध रखते हैं तो आपके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यानी प्रयासों कोई सीमा नहीं है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 7 अटेम्प्ट की सीमा रखी गई है, तथा जो सामान्य वर्ग से अभ्यर्थी आते हैं उनको केवल 4 अटेम्प्ट मिलते हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दुरूह और कितनी डिफ़िकल्ट लेवल की यह परीक्षा है, जिसमें कि साथ साथ आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी जो है काफ़ी सीमित किए गए हैं। सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो लोग 11 लाख 12 लाख लोग जो अभ्यर्थी हैं वो इस प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहले बैठते हैं, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का और दूसरा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे सीसेट के नाम से जाना जाता है। सीसेट एक केवल क्वालिफाइंग परीक्षा है, यानी कि मिनिमम अर्हता के नंबर आप उसमें पा जाएं, और दूसरा जो सामान्य अध्ययन होता है वो मेरिट डिसाइड करता है कि आप अगले दौर में, अगले राउंड में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जो सीसेट होता है एक सामान्य रीजनिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स और ये सब चीज़ों के बारे में एक पेपर होता है। लेकिन जो सामान्य अध्ययन होता है वह पूरी तरह से राज्य, देश और विदेश, यानी हर लेवल के आपके जो सामान्य ज्ञान है उसकी परख और उसकी जानकारी की जांच करता है। इन 11 लाख लोगों में से जब मेरिट बनती है तो करीब 15,000-16,000 लोग मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाते हैं। जो मुख्य परीक्षा होती है उसके प्रश्न पत्र समझ लें कि उसमें क्या क्या प्रश्न पत्र होते हैं। तो सबसे पहले एक सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है वो उसमें 4 पेपर होते हैं। वो ढेर सारे रेंज, जिसमें कि आप एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस, टेक्नोलॉजी, सारे विषयों को कवर करते हुए 4 पेपर आपसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाता है। सवाल को आपको लिख करके जवाब देना होता है सीमित समय में। उसके बाद एक वैकल्पिक विषय जिसे बोलते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपने अच्छी महारत हासिल की है, उस सब्जेक्ट को आप चुनिए। उसमें 2 पेपर आपसे लिखित परीक्षा में आपको लिखने होंगे, बैठने होंगे, इसमें आपको देना होगा। यह मुख्य परीक्षा के अलावा इस सामान्य अध्ययन के पेपर के अलावा भी जो सामान्य अध्ययन तथा मुख्य सब्जेक्ट के अलावा जो 2 अन्य पेपर होते हैं वो होते हैं एक लैंग्वेज, यानी कोई एक भाषा आपको चुननी होगी। मान लीजिए आप उत्तर से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी चुन लेते हैं, कोई पंजाबी है पंजाबी भाषा सुन सकता है, साउथ का है वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु कुछ भी सुन सकता है। और साथ में एक इंग्लिश का पेपर भी आपको अटेम्प्ट करना होता है, देना होता है। ये दोनों पेपर यानी लैंग्वेज और इंग्लिश केवल ये क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें कि आपको केवल मिनिमम नंबर पाना होता है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर इसमें आप मिनिमम नंबर नहीं पाते हैं तो आप बाकी जो आपने 6 पेपर दिया है सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों का, तो उसमें आप कितना भी अच्छा नंबर पा जाएं, आपको आगे जाने के लिए अर्ह नहीं माना जाता, एलिजिबल नहीं माना जाता है। तो सारे पेपर उतने इम्पॉर्टेंट हैं। ख़ासतौर से जो लोग हिंदी भाषी तथा अपने नॉन इंग्लिश मीडियम से आते हैं उनके लिए चैलेंज ये रहता है कि इंग्लिश में थोड़ी सी अपनी मास्टरी हासिल करनी होती है, 10वीं लेवल की आप कह सकते हैं। इन 15,000 लोगों में से जब मेरिट बनती है आपकी इन सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय के ऊपर, तो इसमें से करीब 3,000 लोगों को बुलाया जाता है मुख्य परीक्षा का दूसरा फेज, जो कि इंटरव्यू कहा जाता है, उसके लिए। अब यहाँ खास बात यह है कि अगर आप सब्जेक्ट चुनते हैं, मान लीजिए कि आपने एक हिस्ट्री चुना, किसी आईआईटी के लड़के ने इंजीनियरिंग में से कोई सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ या केमिस्ट्री या उसके अपनी स्ट्रीम संबंधित कोई विषय चुनता है, तो ध्यान देने की बात यह है कि उसमें हो सकता है कि वो ज़्यादा नंबर स्कोर कर रहा हो और उसके साथी भी उस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर स्कोर कर रहे हों। और आपका सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री है, तो आमतौर पर माना जाता है कि हिस्ट्री में जो स्कोरिंग होती है वो कम होती है, क्योंकि बहुत बड़ा उसमें रेंज होता है। जो परीक्षक होता है, जो चेक करता है कॉपी, उसके मानकों के हिसाब से हो सकता है कि इतनी ज़्यादा हाई स्कोरिंग न मिले। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में एक ख़ास चीज़ जो लागू होती है वो होती है स्केलिंग। अब ये स्केलिंग क्या है? स्केलिंग वो चीज़ है कि जैसे आप एक सब्जेक्ट में 100 नंबर हैं और कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट या कोई साइंस वाला लड़का 90 नंबर पा जाता है। साथ में एक दूसरा लड़का है जिसने इतिहास लिया है या कोई मानविकी सब्जेक्ट लिया है, उस 100 में से उसमें जो टॉप स्कोर जाता है वो 70 का जाता है।
तो ऐसा नहीं कि 70 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, 90 वाला ही, या 90 वाले सारे लड़के आगे जाएंगे। उसमें सारे विषयों के ऊपर स्केल किया जाता है, कि स्केल रखा जाता है कि अगर तुम्हारे 90 को हम हाईएस्ट माने तो हम यहाँ 70 को हाईएस्ट मानेंगे। सिमिलरली सारे सब्जेक्ट में एक मानक लगा करके उसकी फिल्टरिंग करके सब में एक औसत तरीके से ऊपर के लड़कों को उठाया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके लड़के भी उतने ही एलिजिबल होते हैं जितने कि जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो इस मामले में कभी घबराना नहीं चाहिए कि मेरे स्कोर कम आए, या हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में आप उतना अच्छा स्कोर ना पाए हो जितना एक लड़का साइंस में या इंजीनियरिंग में पाता हो, तो आपको कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। खाली ये कंपटीशन जो है बेस्ट अमॉन्ग्स इक्वल को लेने का है। तो जो हिस्ट्री वाले लड़के बैठे होंगे उसमें से टॉप 10 उठाए जाएंगे, जो मैथमेटिक्स में से उसके टॉप 10, एक सैंपल के तौर पर मान लीजिए। तो अगर 100 जगह हैं और 10 सब्जेक्ट के लड़के बैठे हैं तो 10-10 में से, सब में से 10-10 उठाए जाएंगे। इस तरह से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसको स्केलिंग कहा जाता है। तो इसमें सबका पार्टिसिपेशन और सबको अपॉर्चुनिटी, जिसे कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, वो इसके माध्यम से दी जाती है। अब आता है अगला इंटरव्यू, जिसमें कि आपकी पर्सनालिटी, आपको चीज़ों को समझने परखने की क्षमता, इंस्टेंट जो रिएक्शन होता है, आपको अगर कोई सिचुएशन दी जाए तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, साथ ही साथ आप कितना सुलझे हुए हैं, कितनी समझ अच्छे से अपनी बातों को कैसे रख सकते हैं, जहाँ कन्फ्लिक्ट दिखे वहाँ आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो यह आपकी पर्सनालिटी को जो इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, जिसमें कि एक साइकोलॉजिस्ट होता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, एक ओवरऑल काफ़ी अनुभवी बंदा होता है जो कि सारी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को असेस करता है, आपकी नॉलेज को असेस करता है। आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से फाइनली उस एक जो पूर्णांक होता है उसमें से आपको एक नंबर दिया जाता है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं उसको जोड़ करके फाइनली एक मेरिट बनाई जाती है, और उसमें से जो 3000 लड़के जिन्होंने मुख्य परीक्षा दिया और आगे इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, उन 3000 में से करीब 1000 लड़कों को फाइनली उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। अभी जो सर्विसेज हैं, करीब 20 से 25 सर्विसेज केंद्र सरकार की हैं जो बढ़ती और घटती रहती हैं। उसमें से अलग अलग पदों पर इसी परीक्षा के तहत पोस्टिंग अलॉट की जाती है। ट्रेनिंग मुख्यतः सबकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो साथ में होती है, फिर उनके अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। मान लीजिए आपने अच्छा नंबर प्राप्त किया और आपने पहला चॉइस आईएएस रखा, तो आपको आईएएस अलॉट होगा। अगर कुछ नंबर से आप नीचे रह गए तो फिर आपको आईपीएस, जो अगर आपने सेकंड रखा है तो आपको आईपीएस दे दिया जाएगा। ऐसे आईआरएस, आईएफएस, इंडियन रेलवे की कुछ सारी सर्विसेज हुआ करती हैं। ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सर्विसेज हैं, जिसे दैनिक कैडर कहा जाता है। इंडियन डिफेंस अकाउंटिंग सर्विसेज है। ऐसे ढेर सारी सर्विसेज में आपको एलोकेट कर दिया जाता है। जो शुरुआत के 2 साल का जो ट्रेनिंग है, ऐसे प्रोबेशन कहा जाता है, उसमें से कुछ कैंपस में आप प्रशिक्षण लेंगे और कुछ आपको ऑन द साइट, मतलब किसी ज़िले में, किसी विभाग में आपको अटैचमेंट कर दिया जाता है, ताकि आप सीख करके वापस एकेडमी आएँ और चीज़ों को अपनी रिपोर्ट दें और चीज़ों को समझें, और जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उसे आप समझें और उसको आगे अपने जीवन में लागू करें। आमतौर पर जो पोस्टिंग होती है कि आईएएस की आफ्टर ट्रेनिंग, वो एडीएम या एसडीएम के जहाँ भी जैसी जगह अवेलेबल हो उसके हिसाब से होती है। और जैसे जैसे आपकी वरिष्ठता बढ़ती जाती है, आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका प्रमोशन कुछ टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है, कुछ सिलेक्शन बेसिस पे होता है। आपकी प्रमोशन समय समय पर विभाग आपको देता जाएगा, बशर्ते कि आपके विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि यानी कुछ एंटी रिमार्क्स आपके सीनियर्स ने या विभाग ने न लगाया हो। आमतौर पर लगभग हर एक आईएएस के जीवन काल में या सेवा काल में 1 या 2 या ज़्यादा भी कई बार किसी ज़िले का कार्यभार अवश्य दिया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर उस ज़िले को अपनी सेवाएं देता है। इन पदों पर काम करते करते ये तो डीएम उसका एक पद हुआ, लेकिन जो उसकी अपनी जो स्केल होती है
उसमें विभिन्न नामों से अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, अलग अलग ओहदों पर उसको प्रोन्नत किया जाता रहता है। हालांकि उसके विभाग अलग अलग मिल सकते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर अलग अलग हो सकता है। कई बार आपको गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग कंपनियां होती हैं उसके एमडी बनाकर वहाँ पे भेज दिया जाता है। कई बार आप किसी विभाग में, मंत्रालय में अटैच कर दिए जाते हैं जहाँ पर आप प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूशन करवाते हैं। जो यह व्यवस्था सरकार ने बनाई, शुरुआत में अंग्रेज़ों ने इसका इजाद किया, जिसको कहते हैं अपने शासन को लास्ट माइल तक कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था बनाई, इसको कहते थे कि स्टील फ्रेम है अंग्रेज़ों के सरकार की। जब आज़ादी के बाद इसका नेचर समय के हिसाब से जैसे जैसे पब्लिक सर्विस की तरफ सरकारें उन्मुख हुई, वैसे वैसे इन जिम्मेदारियों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बनाती चली गई सरकारें। आज की तारीख में जितनी विकास की योजनाएं हैं वो सारी कार्यान्वित होती हैं इन्हीं अधिकारियों के द्वारा। तो आज आप कह सकते हैं कि जो पद या जो पोस्ट अंग्रेज़ों के समय में एक कंट्रोल के लिए हुआ करता था, आज ये पब्लिक वेलफेयर के लिए हो चुका है। सारे विभाग के कार्यों की क्षमता, जितनी उनकी एफिशिएंसी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी सीधे डीएम से या उसके ऊपर के कमिश्नर से ली जाती है। तो चुनौतियां काफ़ी हो गई हैं। अब यह पोस्ट कोई, आप ये ना समझें कि डीएम साहब 10 बजे आते हैं और 6 बजे चले जाते हैं तो यही उनका वर्क टाइम है। आमतौर पर देखा गया है कि वो पोस्ट ऑफिस भी काफ़ी चीज़ों में वो व्यस्त रहते हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं इट इज़ 24 आवर्स जॉब, जस्ट लाइक पुलिस सर्विस, इट इज़ लाइक 24 आवर्स जॉब। बाकी जो सेवाएं हैं जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, फॉरेन सर्विस है, बाकी हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि ड्यूटी के आवर थोड़े निश्चित हैं या ज़्यादा रेगुलेटेड हैं। लेकिन एक आईएएस की ज़िंदगी जो है वो उतनी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि जो विकास है जब तक आखिरी व्यक्ति तक पहुंच नहीं जाता तब तक ये चुनौतियां अपने में उतनी ही महत्वपूर्ण और उतनी ही बरकरार रहेंगी। इस परीक्षा की जो कठिनाई को देखते हुए 11 लाख में से 1000 चुने जाते हैं। तो आप ये समझ लें कि जो तैयारी का स्तर है वो भी उतना ही कठिन है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वह इन सारे सब्जेक्ट की मास्टरी आपको होनी है, तभी आप इसको क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो बदलता रहता है, प्रेडिक्टेबल नहीं रहता है। तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर आप 70% 75% भी अटैम्प्ट सही से कर सकते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं मुख्य में, तो आप पास हो जाते हैं। क्योंकि आमतौर पर 65 से 70 के बीच में परसेंटेज बनता है जो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आपको उस भाषा, उस सब्जेक्ट, उस जनरल नॉलेज जो आप अपीयर हो रहे हैं, उस मास्टरी आपकी होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए तैयारी करने का जो तरीका है वो आप डिसाइड करें, क्योंकि सिलेबस इसके हर एडवर्टीज़मेंट में, विज्ञापन में विस्तार से दिया जाता है। पीछे के प्रश्न पत्र भी आपको मिल जाते हैं। और एक अच्छी कोचिंग अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे जो अनुभवी शिक्षक हैं, जिन्होंने पीछे बहुत सारे लड़कों को गाइड किया होता है, पास कराया होता है, मार्गदर्शन दिया होता है, उनको आप ज्वाइन करें। मन में यह मान लें कि आप अगर प्रथम प्रयास में नहीं पास होते हैं तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ प्रयास में लोग पास होते हैं। आप ये अपने मन में ठान लें कि मुझे अगर ये करना है तो फिर होल हार्टेडली आपको करना है। फ़ायदा दूसरा जो होता है इस तैयारी का, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ अपने जो मित्र हैं उनके अनुभव के माध्यम से, कि अगर आपने दिल से तैयारी की और मान लीजिए कि चूँकि जगहें उतनी हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, किसी वजह से आपका चयन नहीं हो पाया, तो हमेशा जो दूसरा विकल्प होता है, दूसरे जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टेट सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, जिसे पीसीएस कहा जाता है हमारी आपकी भाषा में। तो अगर यहाँ पे तैयारी आपकी बहुत अच्छी रही और थोड़े नंबरों से आप कट जाते हैं, रह जाते हैं, तो जो स्टेट की सिविल सर्विस में उसमें आपके पास होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक राज्य के बहुत सीमित प्रतियोगी होते हैं और यहाँ आईएएस में लगभग आपको मान लीजिए कि ऑल इंडिया लेवल पर आपको कंपटीशन बीट करना होता है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग है, हर साल लगभग वो भी परीक्षा आयोजित करती है और उसका पैटर्न मुख्यतः इसी पैटर्न पर है।
उसके अलावा जो मान लीजिए कोई आप अगर बहुत ही कम लकी रहे, वहाँ भी नहीं होता है, तो लोअर सबऑर्डिनेट करके जो सिलेक्शन कमीशन है, जिसमें कि उससे नीचे के पोस्ट, जैसे एडीएम एसडीएम के नीचे जो पोस्ट होते हैं नायब तहसीलदार और ढेर सारे ऐसे इंस्पेक्टर रैंक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आयोजित करती है, उसमें आप पास हो सकते हैं। तो एक परीक्षा आपको 3 परीक्षाओं के लिए तैयार करती है। अब आपको अपने भाग्य और अपनी मेहनत के बेसिस पर कहाँ जाना लिखा है वहाँ आप पहुँचेंगे, लेकिन दिल मत छोटा करिए, क्योंकि अगर पीसीएस आप पास करते हैं, जैसे उसकी भी जो शुरुआती जो पोस्टिंग होती है वो एडीएम और एसडीएम के रूप में होती है, और जो पुलिस में होती है वो डिप्टी एसपी के रूप में होती है। फ़र्क ये होता है कि वहाँ पर एक एडीएम या एसडीएम करीब 20 सालों के बाद या 15 से 20 सालों के सेवा काल के बाद वो आईएएस में प्रोन्नत हो जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। तो आप फाइनली आईएएस बनेंगे एक लेवल के बाद, और आप अगर पीसीएस नहीं पार कर पाए और लोअर सबऑर्डिनेट ज्वाइन किया तो भी ऐसा माना जाता है कि अगर आपका सेवा सही रहा, सारे रिपोर्ट्स आपके परफॉर्मेंस के सारे पैरामीटर्स सही रहे, तो लोअर सबऑर्डिनेट से नायब तहसीलदार से तहसीलदार एसडीएम और एडीएम तक, कई बार कुछ लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं वो डीएम तक यानी आईएएस कैडर तक भी पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, यह परीक्षा आप जो भी आपके घर पे, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में जो लोग हैं उनको इस बारे में ज़रूर अवगत करा के रखें, और इस परीक्षा की डिफ़िकल्टी को भी उनको बता के रखें, ताकि उचित समय पर सही डिसीजन वो ले सकें। और अगर किसी वजह से आपको लगता है कि छात्र बेहतर दूसरे फील्ड में कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी में उसको इन्वॉल्व करके रखें, तो जो दूसरे कैरियर के ऑप्शंस हैं, दूसरे गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज आती हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, उसका एक अलग एपिसोड लेकर आऊँगा। ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें, ताकि जब मैं आगामी श्रृंखला को लेकर आऊँ, आगामी एपिसोड लेकर आऊँ, तो आपको मैं डिफेंस के सारे जितने वैकेंसीज होती हैं, जो पोस्ट होते हैं, जो उसकी लाइफ होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एविएशन, मॉडलिंग, हॉस्पिटैलिटी, न्यूज़, मीडिया, सब के बारे में एक एपिसोड लेकर आऊँगा। तो आप लोग उससे पूरी तरह से उसके रास्ते के बारे में वाकिफ़ रहेंगे, कैसे एग्ज़ाम्स, क्या क्वालिफ़िकेशन, कैसे कोर्सेज़ करने हैं उसके लिए, उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूंगा। जो मेरा अपना अनुभव रहा है वो भी आपसे शेयर करूंगा, कि जब मैंने गवर्नमेंट की जॉब्स क्लियर किया तो जो मेरा अपना अनुभव रहा तो मैं आपसे वो शेयर करूंगा, और आगे जैसे जैसे मेरा अनुभव रहा प्राइवेट इंडस्ट्री में वो भी आपसे शेयर करूंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, बने रहें, स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ आपसे फिर मिलने के लिए जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।